यदि आप टेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बेहतर कारगर वीडियो साबित होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के कुछ चुनिंदा कॉन्सेप्ट के बारे में जो एक एक क्वेश्चंस को दिमाग में सेट करने वाले हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। काफी यहां पर आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। जन्म के समय बालक की जो स्मरण शक्ति होती है, मेमोरी कैपेसिटी होती है, वो कितनी होगी? अगर जन्म के समय, यार देखो, बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, और अगर हम देखें कि भैया जन्म हुआ उसका और उसकी हम स्मरण शक्ति को कैलकुलेट करना चाहें तो भाई कम होगी या ज्यादा होगी? बच्चा पैदा होते ही खन क्या ब्रिलियंट हो जाता है क्या? समाज के बारे में, नैतिकता के बारे में, चीजों के बारे में, जो भी आपका एनवायरनमेंट मिलता है उनके बारे में क्या जानने लगता है? नहीं ना। तो याद रखें कि इस क्वेश्चंस का आंसर जाएगा बहुत कम होती है, क्योंकि बच्चा कोरी स्लेट, कोरा कागज ही होता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। आगे बात करें नेक्स्ट वन की बात, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है। एसपी टेट, यूपी टेट, सी टेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब देखो, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्या होता है? शिक्षा होता है, मार्गदर्शक होता है, यानी मार्गदर्शक छात्र हैं, शिक्षण प्रक्रिया है या शिक्षण विधियां। अब देखो, जो सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे सर सी लगाएं डी लगाएं। जो शिक्षा शास्त्र होता है ना, यही क्या होता है? शिक्षण विधियों का स्टडी। यानी अगर हम स्टडी ऑफ पेडागोजी, भाई सिंपल सी बात है कि जो हम पेडागोजिकल सिस्टम पढ़ते हैं कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षण की जो विधियां होती हैं वो किस तरीके से क्लास में हैंडल होंगी, तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्लियर है? आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था, याद आया? देखो, सी टेट में और एस टेट में पूछा गया प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बच्चे की वृद्धि और विकास, हमने कहा था क्वेश्चंस के ऑप्शन में ही छुपा हुआ है आंसर। अगर देखा जाए तो वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास तो मतलब विकास से हमें क्या ले लेना है? विकासात्मक विधि या विकासीय विधि। यही इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में आएगा, या तो विकासीय विधि लिखकर आएगा या तो विकासात्मक विधि लिखकर आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में आईटी, आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। जरा हमें बताने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन में क्या भरा जाएगा बीच में, बताइए फटाफट। तो दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो, यहां पर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और एक आपका वर्ड जो यूज हुआ है वो है आईसीटी। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और जबकि केवल आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा। हमें केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं लेना है, हमें कम्युनिकेशन वाला लेना है, आईसीटी लेना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यही क्या है? शिक्षा के दायरे को बढ़ाएगा, यही प्रौद्योगिकी शिक्षा में उपयोगी होगी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर क्या है? हम नेक्स्ट की बात करेंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक ऐसा संस्थान है, यानी डॉट डॉट संस्थान है, और शिक्षा एक डॉट डॉट प्रक्रिया है। तो दोस्तों, अगर बात करें इस क्वेश्चन में तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो जॉन डेवी कह रहे हैं कि स्कूल एक कैसा है, स्कूल दार्शनिक पर्यावरण नहीं हो सकता, स्कूल सामाजिक हो सकता है, क्योंकि आपके समाज के दायरे में ही स्कूल होता है। प्राइमरी, जूनियर, आप याद कैसे करोगे? क्योंकि समाज के अंदर ही होते हैं, गांव में होते हैं, कस्बे में होते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये एक सामाजिक हो सकता है, यानी ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षण एक, यानी शिक्षा एक क्या है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो दोनों में क्या होगा? सामाजिक होगा मेरे भाई, क्योंकि शिक्षा कभी भी दार्शनिक नहीं हो सकता। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की
पावर, गति, गुणवत्ता या मात्रा में गिरावट आती है। जेटेट का क्वेश्चन है, सीटेट में पॉसिबिलिटी है आने की। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, सीखने की गिरावट, सीखने की दर में अगर दर होता तो मैं मार देता, लेकिन सीखने की गति हो जाएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चंस का ऑप्शन इससे सटीक आंसर नहीं। अगर मैं यहां पर पावर भर देता हूं तो पावर में गिरावट, क्या हम सीखने का पावर यूज करते हैं? क्या लाइट हूं मैं, या आप लाइट हैं, या आपका माइंड लाइट है? नहीं ना। तो इसलिए याद रखिएगा, गति, गति का मतलब होता है जिस तरीके से वृद्धावस्था तक हम पहुंचते हैं, तो उस तरीके के इंसान में हम सीखने की प्रवृत्ति को डिक्रीजिंग लेवल में देखते हैं, यानी घटते क्रम में देखते हैं, फिर उनको चीजें याद नहीं रहती। आप देखते होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। परिवार कैसा शिक्षा का माध्यम है? अगर मैं आपसे बात करूं विद्यालय कैसा शिक्षा देता है, तो विद्यालय हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिक। जल्दी से बताओ फटाफट। तो याद रखिएगा, जो परिवार है वो दोस्तों देता है आपका अनौपचारिक शिक्षा। सीटेट एग्जाम में औपचारिक भी मारा गया था, काफी विवाद हुआ। परिवार बच्चे को हमेशा याद रखना है अनौपचारिक शिक्षा देता है, जहां पर कोई भी बाउंडेशन ना हो। विद्यालय हमेशा शिक्षा देता है बच्चे को औपचारिक शिक्षा। याद रखिएगा, एक नियमबद्ध शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा, जहां पर एक समय लिमिट हो, स्थान लिमिट हो, निश्चित हो, वो है औपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा वो है जहां पर आप जीवन पर्यंत शिक्षा लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा परिवार इसलिए ही है कि वृद्धावस्था तक परिवार से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, इसलिए आंसर जाएगा बी के साथ। नीचे आंसर गलत टाइप है। क्वेश्चन नंबर 9, टीएटी का सिद्धांत किसने दिया? टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। बोले तो मुर्रे एवं मॉर्गन ने दिया था। मुर्रे एवं मॉर्गन का ऑप्शन है 2 में, हम यहीं पर लॉक कर देंगे। हरमन रोड्सा की बात करें तो एक है आईवीटी, जिसको कहा गया इंक ब्लॉक टेस्ट। मुर्रे एवं बैलक की बात करें तो बैलक ने दिया था कौन सा? एससीटी दिया था। एससीटी हम कह सकते हैं दोस्तों यहां पर चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, यानी जिसको हम सीएटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सीएटी टेस्ट का जो जनक है वो कहा जाता है मिस्टर बैलक को। मुर्रे एवं मॉर्गन की बात करें तो यह दिया है टीएटी, इन्होंने टीएटी के जनक है मॉर्गन, और हरमन रोड्सा ने दिया है आईवीटी परीक्षण, यानी आईवीटी के जनक हैं, स्याही धब्बा परीक्षण के हैं हरमन रोड्सा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, कोई डाउट? कोई डाउट भी होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या चाहिए? कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को छात्रों को जो चाह करने दें, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, छात्रों को कुछ कठिन समस्याएं हल करने को दें, या फिर नन ऑफ दीस। तो याद रखिएगा, हमें जो चाह करना नहीं है, हमें कठोर व्यवहार नहीं करना है, हमें समस्याएं कठिन नहीं देना है, इसलिए कोई सटीक आंसर नहीं है, तो नन के साथ जाना है। क्योंकि बच्चे को हस्तपरक गतिविधियां अनुशासन में रखना निगेटिव पॉइंट है, जबकि हस्तपरक गतिविधियां पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हस्तपरक होता तो मैं मार देता, अगर बच्चे को अवसर देना होता, प्रोत्साहन देना होता, करके सीखना, बाल केंद्रित, तो ये मैं मार देता। यहां तो सारे ऑप्शन निगेटिव हैं, हमें नहीं मारना है, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11, भाषा की अर्जन एवं विकास के लिए संवेदनशील अवधि कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था। बच्चे में अगर भाषा को लैंग्वेज डेवलपमेंट हमें यहां पर करना है, तो बच्चे के लिए सबसे बेस्ट जो एज है वो है प्रारंभिक बाल्य। नेक्स्ट वन की बात करेंगे कि आत्मगौरव की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? आत्मगौरव का मतलब होता है भाई, सिंपल सी बात है कि बच्चा स्वयं में चीजों को सोचे और अपने ऊपर गर्व करे कि हां उसको थोड़ी सी सोच आ गई है। सिंपल सी भाषा, देसी भाषा। अगर बात करें दोस्तों आत्मगौरव की भावना, यह जाती है किशोरावस्था में। और किशोरावस्था हम देखते हैं एज आएगा, जो क्राइटेरिया आएगा भैया 12 से 18 साल आती है, और 12 से अगर 18 साल है तो ऑप्शन नंबर 2 सटीक बैठेगा। क्लियर है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस आयु में बालक का पूर्ण मानसिक योग्यता लगभग, यानी पूर्ण मानसिक विकास, या बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वह है सीटेट का क्वेश्चन।
11 वर्ष, 9 वर्ष या 16 वर्ष या 13 वर्ष? बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यानी 16 वर्ष। हम सभी जानते हैं कि जन्म से 5 साल का जो एज का क्राइटेरिया होता है वो बच्चा 90% विकास मानसिक पूरा कर चुका होता है, लेकिन जैसे जैसे वो 12 से 18 साल की एज की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे लगभग 18 साल या 19 साल में वो 100% विकास पूरा कर लेता है। अब 12 से 18 साल में हमें सबसे ज़्यादा एज वाला ले लेना चाहिए था। सबसे ज़्यादा एज वाला क्या है, लगभग लगभग पूर्ण हो जाता है, तो 16 वर्ष की आयु में लगभग लगभग पूर्ण हो जाता है। 99% तो हो ही जाता होगा, इसलिए मैं कह सकता हूं कि लगभग लगभग पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, आगे बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट ले रहा हूं आकलन से। एक क्वेश्चन आकलन से मिलेगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? चलिए बताइए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। क्या यह होना चाहिए? बताइए, क्या यह होना चाहिए? रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, क्या यह होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना हो सकता है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, क्या यह होना चाहिए? तो मैं कह सकता हूं आकलन में हमें सबसे बड़ा सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि नामांकित करने की बात करें तो हम कह सकते हैं उद्देश्य ये नहीं होता है। अनुत्तीर्ण फेल और पास करने की बात नहीं है, के लिए निश्चित करना विद्यार्थी की श्रेणी फेल पास करने की बात नहीं है। हमें बच्चों के बारे में जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितनी भी भ्रांतियां हैं, उनको समझना चाहिए। मेरी बात समझ रहे ना? तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन पर चलने वाले हैं हम इस वीडियो में लैमार्क से क्वेश्चन लेंगे। लैमार्क ने अध्ययन किया था, लैमार्क ने अध्ययन किया था, किस पर अध्ययन किया है? जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे, चलिए। लैमार्क ने दोस्तों अध्ययन किया था, तो आप सभी बता दें यहां पर लैमार्क की बात वंशानुक्रम से संबंधित है, तो लैमार्क ने वंशानुक्रम पर अध्ययन किया है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। जबरदस्त क्वेश्चन है। लैमार्क की बात करें, वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम होता है हेरिडिटी, और हेरिडिटी होता है संबंध, यहां पर डायरेक्ट होता है एनवायरमेंट से संबंध। H/E बराबर P होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्लियर है? आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रोध तथा भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भाव में जो उथल पुथल प्राप्त होती है, या वातावरण में समायोजन। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, जो भी हमारे दिमाग में जहन में उथल पुथल होता है, भाई सिंपल सी बात करें, वही हमारे इमोशंस होते हैं। संवेग क्या है? हमारे भावों का उद्गार या उथल पुथल। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। चलेंगे आगे बेहतरीन क्वेश्चन पर, एक लेते हैं RTE एक्ट 2009 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित की गई है? अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य में, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके और अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करके, व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, या फिर अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति एवं अभिवृत्ति। तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि अध्ययन दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में अगर आप बी मार रहे हो, अगर इस क्वेश्चन में आप अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखें कि भैया समावेशी शिक्षा हमेशा मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। और याद रखें इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। कभी क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि लागू कब हुआ है, तो 2010 पर लागू हुआ है, 2010 में लागू हुआ है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19, जो पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। पठन वैफल्य बच्चों की प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य, अब यह क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, आपने देखा था, खोल के देखिएगा। ये वाइगोस्की से संबंधित था क्वेश्चन शायद, मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अधिगम अक्षमता का जो पार्ट है उसके हिसाब में जो अगर देखा जाए, जो लर्निंग डिसेबिलिटी आता है पोर्शन एक, तो उससे संबंधित था।
पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण की बात करता है। तो पठन वैफल्य की इंग्लिश में आपको बता दूं, इंग्लिश में बताऊं आपको क्या होता है, डिसलेक्सिया। अब आप कहोगे सर पठन वैफल्य डिसलेक्सिया मतलब हिंदी तो बहुत कठिन है। बिल्कुल हिंदी कठिन है। देखिए पठन वैफल्य को कहते हैं डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया अगर होगा तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने में डिसेबिलिटी यानी रीडिंग डिसेबिलिटी होता है, यानी अक्षमता जो होती है वो कहीं ना कहीं पढ़ने में अक्षमता होती है बच्चे को, तो बच्चा पढ़ नहीं पाता। तो यानी अगर मैं कह सकता हूं कि डिसलेक्सिया होगा तो पठन वैफल्य भी होगा, वही एक ही चीज है। कभी कभी जब चीजों को आपको एग्जाम में समझ में ना आए तो याद रखें कि उस चीज का इंग्लिश वर्जन जरूर देख लें, इंग्लिश में जरूर क्वेश्चन को देख लें। बालक में समाजीकरण का प्राथमिक घटक क्या है, बिहार टेट में आया हुआ है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। बालक में समाजीकरण का प्राथमिक घटक क्या है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर, समाजीकरण का प्रथम घटक जो होता है वह जाएगा परिवार। प्राथमिक घटक में हमेशा परिवार आता है, खेल का मैदान नहीं आता है। समाजीकरण में प्राथमिक घटक पूछा है, अरे यार बच्चे का प्रथम गुरु होता है माता होती है, प्रथम विद्यालय होता है परिवार होता है, सामाजिकीकरण का प्राथमिक घटक भी परिवार होगा। आंसर जाएगा 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव किसने किया था। मतलब अगर नवजात जो है एक बच्चा है पालने में झूल रहा है, और अगर देखा जाए तो इस पर ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिसने माँ की आवाज़ और बच्चे के हाव भाव के बीच में रिलेशन बनाया। तो दोस्तों याद रखिएगा यह किया है क्या मॉन्टेसरी ने किया है, नहीं, यह किया है मिस्टर टर्मेन ने किया है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए मार रहे हो तो गलत मार रहे हैं। आगे जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसके साथ, 4 के साथ, टर्मेन, जो एक बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता भी हैं। बुद्धि लब्धि के जन्मदाता स्टर्न है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है मिस्टर टर्मेन। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया गाइस, क्या बात है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 22, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में इंद्रिय गामक, जिसको हम संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी अगर एज की बात करें जन्म से 2 साल होती है, किसके साथ संबंधित होगी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अच्छा ये बताओ जन्म से 2 साल का बच्चा होता है वो क्या कर सकता है, क्या वो तर्क कर सकता है, तर्क कर पाएगा, क्या वो विश्लेषण कर पाएगा, योग्यता होगी, क्या वो समाज में चुनाव लड़ पाएगा, यार सामाजिक मुद्दों के साथ सरोकार कर पाएगा, सामाजिकरण उसमें ज्ञान होगा क्या। जन्म से 2 साल का बच्चा, यार 2 साल का बच्चा, संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं ना, तो इसलिए याद रखिएगा वो बच्चा जो है ना स्मृति रूपेण होगा, और याद रखें अनुकरण पर आधारित होगा। बच्चा छोटा है, इंद्रिय गामक अवस्था के साथ सीखेगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। आगे बात करेंगे 23 पर, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते थे। जब भी क्वेश्चन में वाइगोस्की आए तो आप समाज ढूंढना, जब भी क्वेश्चन में वाइगोस्की आए तो आप जेडपीडी ढूंढना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब भी आपके क्वेश्चन में वाइगोस्की आए तो लोग ढूंढना या वयस्क वाला ऑप्शन ढूंढना, समवयस्क वाला ऑप्शन ढूंढना, यही आंसर होंगे। ठीक है, याद रखें। चलिए आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है सीखने की दर का स्थिर हो जाना, अर्थात सीखने की दर में होने वाली वृद्धि का रुक जाना, यानी आपको कितना भी पढ़ाया जाए और आपके दिमाग में कुछ भी ना घुसने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि यार देखो यहां पर क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता, पहले तो सीखने में एकदम तेजी से वृद्धि हुई और फिर आपको एकदम से क्या हो गया, आपका ग्राफ जो है बराबर हो गया, फ्लैट हो गया। क्या हो गया, फ्लैट हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि सीखने का पठार बन गया है, इसलिए आपके अंदर सीखने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो बी के साथ चला जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं, संबंधित नहीं है, पूर्णतः अलग हैं या स्वतंत्र हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो सन्निहित है। याद रखिएगा ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है, स्वतंत्र भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पियाजे के अनुसार 4 से 8 महीने में कौन सा संज्ञानात्मक विकास स्टार्ट हो जाता है। पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, 4 अवस्थाएं दी हैं। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है, मिस्टर पियाजे ने दिया है, जीन पियाजे।
और याद रखें कि 4 से 8 महीने का जो बच्चा है वह दोस्तों आंख और हाथ के बीच में रिलेशंस बनाने लगता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। प्राथमिक आवश्यकताओं को कौन सी आवश्यकताओं से जाना जाता है? प्राथमिक आवश्यकताओं को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है? तो प्राथमिक आवश्यकताओं को जो नीड होती है आपकी, वो होती है दैहिक अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डॉट डॉट के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि अगर उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए था भोजन। अब उसको किसकी आवश्यकता थी? भोजन की आवश्यकता थी, पेट को पालने की आवश्यकता थी। भोजन प्राप्त करने के लिए उसने बच्चे को बेच दिया। मतलब मैं कह सकता हूं आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है, और पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत भी आपको याद रखना है, मैस्लो ने दिया है। तो क्वेश्चन में यह भी आ सकता है यह वाला पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने। ट्रायंगल का सिद्धांत, या फिर केवल आवश्यकता का सिद्धांत, या फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं लक्ष्यवादी सिद्धांत, ये भी मैस्लो ने दिया है। तो आवश्यकता वाला ही ऑप्शन आपको लगाना है। आंसर जाएगा बी के साथ। क्लियर है? कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 28 देखिए। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि छात्र और अध्यापक परस्पर जब भी आ जाता है, जब भी परस्पर ग्रहण करते हैं, तो मतलब क्या है? पारंपरिक रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित में सामाजिक रचनात्मक, क्योंकि समाज में ही चीजें परस्पर होती हैं। आंसर जाएगा डी के साथ। क्लियर है? आगे बात करें 29। बाल अध्ययन के पिता कहा जाता है। बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है, यानी अगर हम बात करें जो फादर ऑफ चाइल्ड की संज्ञा से जाने जाते हैं, वो है मिस्टर स्टेनले हॉल। ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ? 3 के साथ चला जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 30। जटिल बालक से आशय क्या है? जटिल बालक से आपका आशय क्या है, जरा बताने की कोशिश करें। जिस बालक का व्यवहार सरल ना हो, बिल्कुल बात सही है। जिस बालक के व्यवहार से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो, बिल्कुल बात सही है। जिस बालक का व्यवहार असामाजिक तथा समाज विरोधी हो, यानी सामाजिक बच्चा ना हो, चाइल्ड ना हो, तो हम ये कह सकते हैं ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब सभी यार पॉजिटिव हैं तो आंसर भी तो डी के साथ चला जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी डी आंसर क्लियर हो जाएगा। तो फिर एक बार लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। राष्ट्रहित में गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में स्कोर कितना हुआ है आप सभी का, जरा हमें बताने की कोशिश करें। वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंकलाब जिंदाबाद।